नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं राज्यवासियों को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार जो भी मदद केंद्र सरकार से मांग रही है उसे पूरा किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में पहुंचे पीएम मोदी ने सीएम की मौजूदगी में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कई सड़क निर्माण कार्यों के लिए बजट की मांग की। लिहाजा यह कहा जा रहा है कि बैठक से उम्मीदों का रास्ता निकला है। करेंगे उम्मीदों का रास्ता। 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों के लिए देहरादून पहुंचे पीएम मोदी ने सीएम की मौजूदगी में 2 घंटे तक अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें संचालित केंद्रीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा हुई। और इस दौरान अधिकारियों ने कई विकास परियोजनाओं की जो प्रेजेंटेशन है उसको दिया है, जिसमें टिहरी डैम किनारे चारों तरफ से रिंग रोड, टिहरी से जौलीग्रांट तक सड़क निर्माण से लेकर अन्य 20 सड़कों का जिक्र किया गया। मीटिंग कर पीएम तो चले गए, लेकिन एक बार फिर मोदी उत्तराखंड आने वाले हैं। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इन परियोजनाओं को हरी झंडी मिल जाएगी। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर राज्य की तस्वीर बदल क्यों नहीं रही है। और बात है कि उम्मीदों का रास्ता, यानी कि जब सड़क की बात हो रही हो तो उस सड़क से उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव किससे छिपा नहीं है। और इसी बात को भारतीय जनता पार्टी भी बार बार कहती है कि जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं तो सीधे तौर पर राज्य को फायदा मिलता है। इस बार जब राष्ट्रीय खेलों का वो उद्घाटन करने पहुंचे तो मुख्यमंत्री की ओर से कई डिमांड रखी गई जो कि राज्य हित में है, और उन तमाम डिमांड को हरी झंडी मिलने का भी पूरा भरोसा जताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। और उससे क्या क्या चीजें बदलेंगी वो पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। इसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि विपक्ष के भी इस बात को लेकर कुछ सवाल जरूर हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ प्रभा बंदूनी जी हैं। प्रभा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ वर्चुअल शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से दीपक रावत जी हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल चंदोला जी हैं, इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है चंदोला जी। प्रभा बंदूनी जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं, और ये अच्छी बात है किसी राज्य के लिए प्रधानमंत्री जी का आना। लेकिन जो डिमांड इस बात सामने निकल कर आई हैं, चाहे वो बात करें रिंग रोड की, हम बात करें जौलीग्रांट से टिहरी झील तक सीधे सड़क निर्माण की जिसमें 17 टनल शामिल हैं, इन तमाम चीज़ों को हरी झंडी मिलती है तो कितना फायदा होगा और कितनी उम्मीद भी की जाए प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जब वो उत्तराखंड आते हैं और उससे राज्य के फायदे को लेकर। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं भी दूंगी कि जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो वो कुछ ना कुछ सौगात हमारे राज्य को देकर जाते हैं। अब मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि हमारा उत्तराखंड राज्य पहले ही इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अगर हम रेल कनेक्टिविटी की बात करें, सड़क कनेक्टिविटी की बात करें, तो आज हमारे पास ऑलरेडी हम ये कहेंगे कि जो आज से कुछ साल पहले हमारी समस्याएं थी कनेक्टिविटी को लेकर, वो तो काफ़ी हद तक हमारी दूर हो गई हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं, हमने लगातार कई वर्षों से देखा है कि जिस प्रकार उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर बाहर से निवेश भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसका अभी आपको पता ही है नीति आयोग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जब से यहाँ पर सरकार है, उत्तराखंड राज्य को नीति आयोग ने पहला स्थान दिया है लक्ष्य प्राप्ति के लिए। तो वो लक्ष्य प्राप्त हमने कौन से किए हैं? वो लक्ष्य प्राप्त वो हैं कि जब हमारा मैनिफेस्टो आया था, जिन वादों को लेकर हमने जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो जो हम उनसे वादे करते हैं वो हम उनको पूरा करते हैं, और जो जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे उनको हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं, और किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में थोड़ा समय भी लगता है। अब अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि रोज शहर में दबाव भी बढ़ रहा है, ट्रैफिक का देख लीजिए, तो उसके लिए बहुत सारे समय समय पर परियोजनाएं चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि परियोजनाएं कई ऐसी है जो अभी चलेंगी, पहले से भी वो प्रस्तावित है, उन पे काम भी चल रहा है। तो उसके लिए रिंग रोड हो या फिर हम कहें नए हमारे रेल के प्रोजेक्ट हैं, तो देखिए जो राज्य सरकार है, आपको हमें पता है कि राज्य का जो राजस्व है वो भी बड़ा है, आर्थिकी भी मजबूत हुई है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। लेकिन आप ये देखिए, सरकार जिन बड़ी बड़ी परियोजनाओं को करती है उसमें करोड़ों की लागत से वो परियोजनाएं चलती हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उन परियोजनाओं के साथ साथ जो राज्य की जनता है उनके लिए जन कल्याण की योजनाएं भी हमें लानी पड़ती है। उसमें जो हमारा हम कहेंगे कि जनता के लिए समय समय पर हम कई तरह की हमारी, चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारा एक विशेष मतलब हम कहते हैं कि उनके लिए नौकरियों में आरक्षण देना हो, या जन कल्याण के लिए किसान निधि के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार हम कह सकते हैं अन्य योजना लेकर आते हो। तो ये छोटी छोटी जन कल्याण की योजनाएं होती है जो जब राज्य का राजस्व
बढ़ता है तो वहां पर वो पैसा निवेश होता है। लेकिन जब हमारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती हैं और जब हम बार बार ये चीज कहती है भारतीय जनता पार्टी की हमारी डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव है और वो कह चुके हैं कि ये वाला दशक उत्तराखंड का दशक है, और अगर वो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और धामी जी के नेतृत्व में जब हमारा राज्य बिल्कुल आगे बढ़ रहा है तेज गति से, तो हम क्यों ना उस शीत का अपने राज्य के लिए फायदा उठाएं। अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विशेष लगाव है तो उसके लिए हम उनसे अगर ये कह रहे हैं कि आज हमारी जो समस्याएं हैं तो उनके आगे हम उन समस्याओं को रख रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। और जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपको पता है भी कुछ दिन पहले यहाँ पर समिट होते हैं उत्तराखंड में, तो बाहर से जो विदेशी कंपनियां यहाँ पर आती हैं, या हम कहेंगे जो भी कंपनी यहाँ पे आती है इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो जब ये कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, परियोजनाएं आ जाएंगी, तो निश्चित तौर पर निवेश उत्तराखंड में बढ़ेगा और निवेश के साथ साथ क्या रोजगार भी यहाँ पर बढ़ेगा, पलायन भी रुकेगा। और पलायन रुकने का तो हमने एक धरातल पे जो हमने देखा है, सबसे बड़ा पलायन रुका है जब होम स्टे आए हैं। आज होम स्टे उत्तराखंड का इतना बड़ा बिजनेस डेवलप हो गया है कि जो हमारे युवा यहाँ से नौकरियों के लिए बाहर तलाश में जाते थे, 10-15 हजार या 20-25 उनको नौकरी मिलती थी, वो वहां से वापस आ गए हैं, रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवा दिया है। तो होम स्टे अपने आप में इतना बड़ा निवेश के रूप में उभरा है उत्तराखंड में कि आज पलायन को रोकने में कामयाब हुए हैं हम लोग। इसी तरह हम कहीं बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं कि उत्तराखंड तीव्र गति से उसमें आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर ये तमाम चीजें होती हैं उत्तराखंड में हो रही हैं, आप कह रहे हैं तीव्र गति से तेजी के साथ तरक्की कर रहा है उत्तराखंड। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। भट्ट जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड आते हैं तो कई चीजें हमने देखी हैं, सौगातें भी हैं, लेकिन इस बार जो जिक्र हो रहा है टिहरी झील के आसपास रिंग रोड का, जौलीग्रांट से झील तक पहुंचने की सड़क का, 17 उसमें टनल बनने का, और इन तमाम चीजों को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। आप मुख्य विपक्षी दल हैं, कितना विकास हो रहा है? कैतुरा जी, सबसे पहले मैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 77वीं पुण्यतिथि है, शहीदी दिवस है। कृतज्ञ राष्ट्रपिता बापू को याद कर रहा है। मैं और मेरी पार्टी आदरणीय बापू जी को भावपूर्ण स्मरण कर उन्हें सत सत नमन करते हैं। मैं विगत दिवस को जो प्रयागराज कुंभ में लोग हताहत हुए हैं उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं मुख्य विषय पर लौट रहा हूं जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो बात आपने अभी कही विकास की, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा विकास की ही राजनीति करती है, सेवा की ही राजनीति करती है। और अगर ये लोग विकास के संकल्प के साथ आ रहे हैं तो इसका स्वागत है, हम इसका कहाँ विरोध कर रहे हैं, लेकिन छलावा जनता के साथ ना हो। पिछले 10 सालों से मोदी सरकार देश में है, 8 सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमें तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। और जो टिहरी बांध की आप बात कर रहे हैं, मैं इस पावन अवसर पर आपने इस शानदार चर्चा की है, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी भावपूर्ण स्मरण करता हूं। उन्होंने 1972 में टिहरी बांध का जो डिजाइन पास किया था और 1978 में जब इसका निर्माण शुरू हुआ और 29 अक्टूबर 2005 को जब भागीरथी और विलंगना नदियां दोनों बंद गई, अंतिम सुरंग शटडाउन हुई, हम और हमारे साथी पुनर्वास की बात को लेकर आंदोलित भी थे जी। उसके बाद आप देखिए ये शानदार बांध बन के तैयार हुआ और ये 1400 मेगावाट बिजली पूरे राष्ट्र को दे रहा है। अगर इसका थर्ड चरण जो हमारा टिहरी पंप स्टोरेज है वो जैसे ही शुरू हो जाएगा तो ये 2400 मेगावाट की बिजली देश को देगा। अभी कैंतुरा जी 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई का ये बांध इससे पानी जा रहा है और लगभग 102 करोड़ लीटर पानी दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को पेयजल के रूप में मिल रहा है। हाँ। ये उपलब्धि है कांग्रेस पार्टी की। और इस उपलब्धि के साथ जब हमारी हरीश रावत जी और नारेंद्र तिवारी जी की सरकार उत्तराखंड में थी तो हम ही ने वाटर स्पोर्ट्स शुरू किया था, राजीव गांधी खेल एकेडमी टिहरी में स्थापित की थी। मरीन बोट हो, तैरता रेस्तरां हो, फ्लोटिंग हट्स हो, 2 बड़े होटल हो, डोबरा चांटी पुल हो, घोटी पुल हो, चिन्याली सॉर्ट पुल हो, ये सब हमारे ही रिज्म में हुए हैं। और मदन नेगी रोपवे हो, स्यासू रोपवे हो, स्यासू झूला पुल हो, पीपल डाली झूला पुल हो, नई टिहरी डोबरा चांटी मार्ग हो, ये सब हम ही ने तो बनाए हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी जिस टनल की बात कर रही है, ये कम से कम इस सरकार में इतना भी सलीका नहीं है कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं या जो टिहरी के लोग हैं उन्हीं से पूछ लेते कि इस टनल की जरूरत है भी या नहीं है। ये जो टनल बनेगी ये टिहरी के मुहाने पर बनेगी, टिहरी झील के मुहाने से बनेगी। हाँ। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हाँ। जो नई टिहरी शहर है वो वैसे ही उपेक्षित है,
और इस टनल बनने से लोग सीधे देहरादून से जुड़ेंगे तो इस शहर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ लोकेलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ के स्थानीय व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो इसके बीच के हमारे ग्रामीण बाजार हैं, चाहे वो आगरा खाल है, नागनी है, फकोट है, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक चिंता का विषय है। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक खुली चर्चा और बहस करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि ये इनकी तो आदत है चीजों को थोपने की, और अगर ये थोप रहे हैं तो जनता भी देख रही होगी। अन्य जो विकास की बातें हैं, चाहे सड़क बनना है, हमने कभी उसका विरोध नहीं किया है। हम तो वो पार्टी है जिसने बद्री केदार जिसे लेके पहाड़ के दूर दराज गांव तक बिजली, स्कूल, पानी ये सब पहुंचाया है। ये हम ही ने तो पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल नाच कर रही है, नौटंकी कर रही है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले बजट नहीं देते हैं। हाँ, पिछले 10 सालों में कितनी तस्वीर बदली है। 17 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 14 से केंद्र में। अगर हम बात करें तो ये तो कहा गया है कि डबल इंजन की सरकार है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, दोनों पहिए एक साथ काम कर रहे हैं। आप देखिए ना सर, देहरादून में ही स्मार्ट सिटी बनाने की इन्होंने ही तो बात की थी। हाँ, कौन सी स्मार्ट सिटी बन गई? टिहरी झील में इन्होंने एक उड़ता हुआ जहाज उतारने की बात की थी। कौन सा जहाज यहाँ झील में उतर गया? ये सब बातें करते हैं हवा हवाई, काम कुछ नहीं करते हैं। बनाते तो आज हमारे मेयर ऐतिहासिक वोटों से विजयी ना होते यहाँ पर। अगर जनता को ये लगता कि ठीक है, एक सेकंड, प्रभा जी बात पूरी आने दीजिए। प्रभा जी बात जनता ने हमें इतना विश्वास क्यों दिलाया है? दोबारा हमें क्यों इतनी ऐतिहासिक विजय दिलाई है? आप इस पर भी थोड़ा बोल दीजिए। आप सुन लीजिए, पहले उन्हें सुन लीजिए। हाँ जी, ठीक है भट्ट जी। आपकी सरकार है, आपको समय मिलेगा बात करने का। लेकिन हमारी जो चिंता है ऑपोजिशन की, हमारी चिंता यह कि आपने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। हम पूछ रहे हैं वो स्मार्ट सिटी बनी या नहीं बनी, जबकि आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार थी। आपने जितने मीट किए इससे पिछले, उसमें कौन सा उद्योग लगा आप बताइए? सिटपुल हो, पिटपुल हो, ये सब कांग्रेस ने बनाए, आपने कौन सा उद्योग लगा दिया? पहाड़ बातें हैं तो जितने भी देश में एम्स है, IIM है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। ठीक है शांति प्रसाद भट्ट जी, ठीक है नहीं, इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। और नहीं मैं ठीक है, राजनीति के अलावा और क्या हो तो बता दीजिए। ठीक है भट्ट जी, मैं जवाब ले लूंगा इस पे। और जहां तक आपने कहा कि आप सरकार में आपको बात रखने का मौका मिलेगा, मेरी कोशिश रहती है कि सबको बराबर मौका मिले, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, कोई सरकार में विपक्ष में, हमारे सब बराबर हैं। दीपक रावत जी, आज की इस चर्चा पर जिस विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री हैं तो विकास तेजी से बढ़ रहा है, क्षेत्रीय दल क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, क्षेत्रीय दल होने के नाते हमारी जो समस्या है और हमारी जो परेशानी है वो ये है कि जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह के प्रस्तुत कर रही है, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद जनता से छुपाई जा रही है। साल दर साल दो चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं रवि जी। जिस तरीके से लगातार ये प्रदेश केंद्र के सरकार के ऊपर डिपेंड बनता जा रहा है, केंद्र के जो ऋण है, जो यहाँ पर जिससे यहाँ की छोटी मोटी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हमें अपना मुंह जो है वो केंद्र की तरफ ताकना पड़ रहा है। अगर 24 वर्ष बाद भी जब एक बच्चा जवान हो जाता है और ये प्रदेश आज तक जवान नहीं हो पाया है, तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पर सत्तारूढ़ दलों को लेनी पड़ेगी। अब आप देखिए, आपने जो विवरण भेजा हुआ है उसमें एक 16 मंदिरों तक सड़क के लिए 300 करोड़ की मांग करी है। अब आप बताइए, 300 करोड़ भी नहीं है राज्य सरकार के पास। मैं वही विवरण देख रहा हूं। मतलब आपने 5000 करोड़ का जो एक एस्टिमेट बना के भेजा हुआ है कि इतना खर्च आएगा, और उसमें जब मैं विवरण देख रहा हूं तो उसमें दिख रहा है कि 300 करोड़ मांगे हुए 16 मंदिरों की सड़क पहुंचाने के लिए। एक तरफ तो राज्य सरकार कहती है कि हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, राज्य लगातार विकास कर रहा है, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर इतना ही चौमुखी विकास है तो ये 300 करोड़ क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं? ये केंद्र से क्यों मांगे जा रहे हैं? चलिए, अब इस लिस्ट में आप 5000 में क्या स्मार्ट सिटी के नाम पे जो अतिरिक्त पैसा 2024 के बजट में राज्य सरकार ने केंद्र से मांगा था और केंद्र ने अपने जो केंद्र का बजट था उसमें नहीं दिए, क्या इसमें मांगा जा रहा है? नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई अतिरिक्त बजट जो है या 1 रुपया भी राज्य सरकार को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पहले का दिया हुआ है उसका विवरण राज्य सरकार नहीं दे पाई है। मैं उसी लिस्ट को देख रहा हूं। तो देखिए, हो क्या रखा है कि जिस तरीके से पिछले 24 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार रही हो, जहां पर इस राज्य को अपने कदमों पे अपने पांवों पे खड़ा होना चाहिए था, वहां पर लगातार ये परिस्थिति बनी जा रही है कि हम आज भी छोटी से छोटी परियोजनाओं के लिए
केंद्र की तरफ रुख कर रहे हैं, केंद्र तरफ मुंह करके लेकिन खड़े हो रखे हैं। इससे राज्य का हित, राज्य में बिल्कुल विकास हो हो रहा रहा है। है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय देखिए जनता पार्टी की सरकार है। मैंने कहीं पर अब भारतीय इससे जनता पार्टी का दिक्कतें- जो आज सरकार है, हाँ। मैं हमारी विषय क्या, हम क्षेत्र दल है, हाँ। क्षेत्र दल की विषय है कि 24 वर्ष बाद भी अगर राज्य में आय के स्रोत नहीं बढ़ पाए हैं, आय के स्रोत जो खुद के अपने आय के स्रोत हों, मैं उन आय के स्रोतों की बात नहीं कर रहा हूं जहां केंद्र से आपने मदद ली है, उस मदद में अपने आय व्यय में दिखा दिया है, जिससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती हुई दिख रही है, जिससे राज्य में विकास दिख रहा है। लेकिन आप बताइए क्या आपकी सैलरी जिस अनुपात में इनके बता रहे हैं आपकी बढ़ी है? आप इस राज्य के हैं ना, आपकी सैलरी 7% बढ़ी है पिछले, अगर मैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लूं, आप बताइए ना, क्या वो पैमाना, आप भी तो प्रति व्यक्ति आय में आपको भी काउंट किया होगा, जितने भी लोग हैं उनको काउंट किया होगा, तो ये आंकड़ा कहां से आया है? ठीक है। ये आंकड़ा किस तरह, अगर आप इसको वास्तविकता धरातल में देखेंगे तो जो आंकड़ेबाजी बजट में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बजट में की गई है और जो वास्तविकता है उसमें बहुत भिन्नता है। और यहीं पर क्षेत्र दल ये कह रहा है कि देखिए, आप विकास के जो पैमाने हैं आप करिए, केंद्र से मांगिए, लेकिन जब विवरण में आप 16 मंदिरों के लिए भी 300 रुपए केंद्र से मांग रहे हैं, तो फिर क्या इस राज्य में 300 अच्छा, रुपए ठीक भी है। नहीं है? ये तो हम स्वयं व्यय कर सकते हैं ना। हाँ। अगर 7% इसको की समझ दर से लेते हैं। लगातार विकास हो रहा है, हाँ। तो हम इसको स्वयं व्यय वहन ठीक है। क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल चंदोला जी हमारे साथ हैं। चंदोला जी, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब ठीक है, हम केंद्र से कोई चीज मांग रहे हैं, हमें मिल रही है, तो प्रदेश का विकास उससे होगा निसंदेह। लेकिन अब इसके हम डीप में जा रहे हैं, जैसे कि रावत जी ने एक बात उठाई कि हम हर चीज मांग रहे हैं केंद्र से, तो इसे कैसे समझा जा सकता है? क्योंकि ठीक है, डबल इंजन की सरकार का मतलब ही यही है भारतीय जनता पार्टी का कि हम विकास करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी केंद्र से। रवि जी, बिल्कुल, ये तो देखिए, भाजपा जब भी किसी भी चुनाव के लिए जाती है तो हमेशा ये कहती है कि हमारी जब डबल इंजन या ट्रिपल इंजन, मतलब सेंटर में भी हमारी और स्टेट में भी हमारी होगी, तो इसका मतलब ही ये है कि हमको केंद्र से जो मदद मिलनी है उसको मिलने में आसानी रहेगी। हाँ। वो बात अलग है, उनका कहना दीपक जी का ये सही है कि हमको अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाने होंगे। हमने कितने संसाधन बढ़ाए हैं ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब हम देखते हैं कि जो हमारा जो मेन सेक्टर है हमारी अर्निंग के, हमारा चाहे टूरिज्म है, चाहे हमारा जीएसटी से अब हमें काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलता है। हाँ। और जो हमारे खनन है या आबकारी है या जो और जिन चीज़ों से हम राज्य के लिए एक अवस्थापना का हम संचय करते हैं, हम जमा करते हैं मैक्सिमम, वो हमने कितने बढ़ाए हैं। सेंटर से मदद मिलना ठीक है, वो एक चीज हो सकती है कि आपको केंद्र से मदद मिल रही है, केंद्र में आपकी सरकार है तो आपके काम आसानी से हो जा रहे हैं, आपकी जो परियोजनाएं हैं वो आसानी से हो जा रही है। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो बहुत समय से लंबित हैं, जैसे मेट्रो रेल। उत्तराखंड में बार बार मेट्रो रेल की बात होती है, 7-8 साल हो गए हैं। वो सेंटर, यहाँ से सेंटर में प्रस्ताव भेजा जाता है, फिर वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। आज फिर हम देख रहे थे कि उस जो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी भेजा गया है, उस पर भी अभी तक 7-8 महीने से जबकि एक बड़ा कार्यालय है, उसमें कई लोग काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, करोड़ों रुपए की सैलरी वो भी ले चुके हैं। हाँ, उसमें करोड़ों रुपए का खर्च है और सिर्फ अभी तक डीपीआर बनाना है। और तो बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी भी हैं जो केवल कागजों में बन रही हैं पिछले 7-8 साल से। उसके लिए ना तो बजट है, और अगर बजट नहीं है तो फिर उसको क्यों लंबा खींचा जा रहा है रबड़ की तरह, ये भी समझ नहीं आता। लेकिन ये बात सही है कि हमको अपने आर्थिक संसाधनों को विकसित करना होगा। किसी भी राज्य के लिए जरूरी है कि उसके पास आर्थिक संसाधन हो। ठीक है, सेंटर से मदद मिलना वो अलग विषय है और मिलनी चाहिए, क्योंकि सेंटर भी देखिए संघ राज्य है, हम कहते हैं कि हम राज्य हैं और संघ हमारे यहाँ गणराज्य है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको वहां से मदद मिलेगी। हाँ। लेकिन ये बात भी सच है कि हमको आर्थिक रूप से खुद भी सशक्त होना होगा, खुद भी मजबूत होना होगा। हाँ। ताकि हम कम से कम डिपेंडेंसी हो सके। अभी हमारा जो कर्ज है वो 72,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। जी बिल्कुल। तो हर बच्चा जो पैदा होता है उत्तराखंड में, वो हजारों रुपए का कर्ज लेके पैदा होता है अपने सर पर। हाँ। तो कम से कम वो कर्ज कम हो, उसके लिए जरूरी ये है कि हम अपने आर्थिक संसाधनों को विकसित करें, आर्थिक रूप से मजबूत हों। उसके लिए उस तरह की परियोजनाएं बनाई जाए, उस तरह के काम किए जाए, ताकि जो प्रति व्यक्ति आय या जो पर कैपिटा इनकम हम कहते हैं वो धरातल पे भी दिखे। ठीक है चंदोले, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम केंद्र से ले रहे हैं, आसानी है क्योंकि सरकार जब सेम होती है, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने आय के स्रोतों को कैसे बढ़ाएं, उस पर कितना काम हो, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज क्वेश्चन आवर में चर्चा कर रहे हैं उम्मीदों के रास्ते की, और वो उम्मीदों का रास्ता है विकास का रास्ता। और इसी विकास को लेकर राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि इस वक्त केंद्र से जो भी चीजें प्रदेश हित में मांगी जा रही हैं उनको हरी झंडी मिलना तय है। और अभी तक जब से केंद्र में सरकार हमारी है और 17 में जब से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी है, उनका यह कहना है कि किसी भी चीज़ों में दिक्कत नहीं हुई। प्रभा जी, कांग्रेस ने एक सवाल उठाया। कांग्रेस ने कहा जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं कि जौलीग्रांट से सीधे आप सरलता के हिसाब से टिहरी पहुंच जाएंगे झील देखने के लिए, उस पर उन्होंने ये कहा कि अगर सीधे चले जाएं तो जो बीच की चीज़ें हैं वहाँ पर भी फर्क पड़ेगा। क्या उन लोगों से जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर आप लोग बात करेंगे या सीधे इन चीज़ों को कर देंगे?
अगर ऐसा होगा तो जो बीच के मार्केट हैं, बीच के लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को असर आ सकता है। देखिए रवि जी, मैं आपको ये बताऊंगी, ऐसा कोई आर्थिकी पे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो वहाँ का लोकल मार्केट होता है या यहाँ से भी हमारे टूरिस्ट जाते हैं, अगर वो टीरी, हम ये चर्चा करें कि क्यों ना उनको ऐसी फैसिलिटी दी जाए। अभी पिछले दिनों हम यही चर्चा में बैठे थे कि जब हमारे चार धाम के लिए भी श्रद्धालु आते हैं, तो वो आज दिल्ली से तो वो यहाँ आ जाएंगे, फिर ऋषिकेश के जाम में फंस जाते हैं और फिर उनको चार धाम के लिए उतना टाइम लग जाता है। तो ये तो देखिए सरकार का दायित्व बनता है कि जब बाहर से यहाँ पे श्रद्धालु आए, चाहे वो टूरिस्ट आए, तो जिस पर्पज से आ रहे हैं, तो क्यों ना उनको उनके गंतव्य तक हम कम समय में पहुंचाए। तो जितना उनका समय कम लगेगा, उतने ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट हमारे राज्य में आएंगे। और देखिए जब भी कोई टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आता है, तो वो अपना एक नियम के, उसके पास एक समय होता है कि वो यहाँ पे 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 1 हफ्ते रहेगा। अगर उसको टिहरी झील में या उसके आसपास के गांव देखने हैं, एडवेंचर के पर्पज से देखने हैं, या गांव को समझना है, या टिहरी लेक के आसपास का पर्यावरण, गांव कैसे है, तो निश्चित तौर पर वो एक समय लेके आएगा। तो उतने समय के लिए वो वहां पर रहेगा भी, शॉपिंग भी करेगा, जो भी वो अपने समय के अनुसार और जैसे उसका इच्छा होगी वो वहां पर रहेगा। लेकिन अगर हम जबरदस्ती, जो हमारा टूरिस्ट आता है, हम उसको जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि आप जाइए या नहीं जाइए। हमने उसको केवल एक फैसिलिटी दी है कि आप आइए और सीधे टिहरी झील जाइए, वहां देखिए। उसके बाद अगर उसको रुकना है तो रोड से तो वो जा सकते हैं ना। ठीक है, ये तो है नहीं कि हमने रोड बंद कर दी। ठीक। शांति प्रसाद भट्ट जी, ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी। कैतुरा जी, मैं अभी टिहरी में ही हूँ और यहाँ जो लोगों की प्रमुख मांगे हैं, उसमें से मुख्यमंत्री जी ने कुछ मांगे जोड़ी है, हम धन्यवाद देते हैं। टिहरी बांध की चारों ओर रिंग रोड बनाना, कोटी से डोबरा तक सड़क का मार्ग निर्माण करना, पिपोला खास से और सामने धारमंडल की तरफ एक ब्रिज बनाना, और जो प्रमुख मांग है मेडिकल कॉलेज की, जिसको लंबे समय से हम लोग कहते आ रहे हैं, उसकी स्वीकृति करना। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट मांग है कैतुरा जी, इस टिहरी बांध में टिहरी के 125 गांवों के लोगों ने अपने खेत खलिहान देश को सर्वोच्च न्यौछावर किए हैं। उनमें से 37 गांव पूर्ण रूप से विस्थापित हुए हैं। कांग्रेस की सरकारें होती थी, प्रत्येक पात्र विस्थापित को 2 एकड़ कृषि भूखंड और 200 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड मिलता था और उसकी भूमि का प्रतिकर मिलता था, अन्य भत्ते अलग से मिलते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, जो विस्थापित रह गए थे, जो आंशिक डूब क्षेत्र के भी थे, और जब झील का लेवल बढ़ाया गया 830 से ऊपर 835 तक किया गया, लेकिन जो पात्रता का निर्धारण था वो नहीं घटाया गया, वो अभी भी 50% है। और उस 50% में भी क्या किया, केवल 74.40 लाख रुपए एक पात्र विस्थापित को दे रहे हैं। उसकी उसकी संपूर्ण जमीन लेने के बाद उसको केवल 74 लाख रुपए दे रहे हैं। अब आप लगाइए, कहाँ एक पात्र विस्थापित को देहरादून, ऋषिकेश और पथरी में 2 एकड़ कृषि भूखंड मिलती थी और 200 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड मिलता था। तो इस सरकार को चाहिए कि जो आंशिक डूब क्षेत्र के ऐसे प्रभावित परिवार हैं, जिनकी भूमि 45% तक डूब चुकी है, उन्हें पूर्ण पात्र विस्थापित का दर्जा दिया जाए और उन्हें वही पुरानी सुविधा 2 एकड़ कृषि भूखंड और 200 मीटर का आवासीय भूखंड दिया जाए और कृषि जो भूमि है उसका प्रतिकर अलग से दिया जाए। ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीदों के रास्ते विनम्र आग्रह है, कृपा करके इस मांग को स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, प्रभा जी आप जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए रवि जी, अगर जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस से मेरे भाई बैठे हैं, वो ये बात कर रहे हैं, उनको मुआवजे की बात कर रहे हैं, या जो भी वहाँ के जो जनमानस है हमारा, उनकी जो भी समस्याएं हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी तो हमेशा ही जनता के सरोकार की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे पहले उनके हितों की रक्षा करी है, अगर हमारी सरकार को कहीं पर भी ऐसा लगेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगेगा, तो वो वहाँ के प्रतिनिधि मंडल को निश्चित तौर पर बुलाएंगे। और हमने देखा है जब भी कहीं से ऐसी आवाज उठती है तो वो जरूर वहां पर आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आप मेरी इस मांग को पहुंचा दीजिएगा मुख्यमंत्री तक। जी जरूर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर जो भी निर्णय वहां को लिए होंगे उस क्षेत्र के लिए, तो उनके जानकारी में यह बात भी जरूर होगी, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। और समय समय पर उन्होंने जनता के लिए काम किए हैं, तो निश्चित तौर पर वहां का जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे मिलेगा भी, एक अच्छी बात भी देखी जाएगी। कांग्रेस के वक्त में एक अच्छी बात भी थी प्रभा जी, जब कोई चर्चा होती थी वाकई में कांग्रेस के लोग पहुंचा देते थे उस बात को, किस तरीके से हमें भाई जवाब देना पड़ता है और उस बात को पहुंचाते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं कैतुरा साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम तो खुले मन से, और मुझे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो भाषण याद है, जब नरसिम्हा राव जी ने विपक्ष के नेता के रूप में उनको जिनेवा भेजा था और पाकिस्तान हैरान रह गया था कि नरसिम्हा राव, ये अटल जी कहां से आ गए, ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन है। लेकिन नरसिम्हा राव जी ने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए लीडर ऑपोजिशन को जिनेवा भेजा था। तो ये होती है सकारात्मक विचारधारा
तो हम अभी भी इसी विचारधारा से चलते हैं। नहीं, ठीक इसीलिए है। मैं अपनी बहन से कह रहा हूं हाँ। कि मेरी इन बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक विनम्रता पूर्वक पहुंचाइए, ताकि टिहरी के लोगों की सेवा हो सके, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दीपक रावत जी, आपके पास आ रहा हूँ। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सरकारें कहते हैं कि हम ये तमाम चीज़ें करेंगे, और किया भी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑल वेदर रोड हो, उसके अलावा हम ऋषिकेश कर्णपुरा रेलवे लाइन है। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिन पर काम हो रहा है, हज़ारों करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं जिन पर उत्तराखंड में काम हो रहा है। ये काम आप कैसे देखते हैं कि जब डबल इंजन की सरकार आई है, उन्होंने कहा कि हम डबल इंजन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम तेजी के साथ विकास कार्यों को कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आगे भी बात की जा रही है, तो आप लोगों को भरोसा है कि वो काम भी होंगे यहाँ पर, और उससे प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदलेगी? रवि जी, ये जो लिस्ट आपने, जो हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं, हाँ। इसमें कुछ जो रोडे हैं जिनके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से ऋण मांगा है या अनुदान मांगा है या कहे सहायता मांगी है, ये कम से कम 10 साल पुरानी है। ये रिंग रोड 10 साल 15 साल हो चुके हैं बने हुए। जिस जो देहरादून के चारों तरफ जो जिस रिंग रोड की चर्चा भी, जिसके लिए ऋण मांगा गया है या सहायता मांगी गई है, ये 10 से 15 साल हो चुके हैं इस चीज को। अगर 10 साल 15 साल बाद भी अभी भी हम उस रोड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये एलिवेटेड रोड जो अभी बनाई है इन्होंने, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, रिंग रोड रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड, उसमें भी कुछ प्रश्न चिन्ह लग गया है। मुझे लग रहा है टेक्निकली रूप से प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन हमारा कहना सिर्फ ये है कि आप जो चीज आप कह रहे हैं, अगर उतना ही समय 10-15 साल 15-20 साल लगने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि आज हमारी सरकार है तो 20 साल तक हमारी सरकार रहे? अगर ये बात है तो बहुत सी योजनाएं ऐसी इनमें से हैं जो कांग्रेस के टाइम में शुरू हुई थी, अभी तक उनका काम स्टार्ट भी नहीं हुआ या धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अब दूसरा विषय देखिए, आप 2018 का इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, 70,000 करोड़ के एमओयू हुए। जब विपक्ष ने प्रश्न कराया कि कहाँ है वो रिकॉर्ड में, तब सत्ता पक्ष की तरफ से आया कि 44,000 करोड़ के ग्राउंड में वो इन्वेस्टमेंट आ गया है। मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन आप देखिए, आप बताइए 44,000 करोड़ कहाँ लगा? कौन सा बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर आगे स्टैब्लिश हुई है 44,000 करोड़ में? ये 2018 की बात बता रहा हूं मैं। अभी 2023 के 1.5 लाख करोड़ के एमओयू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जहां 2023 के जो 2025 में आ गए हैं उन एमओयू की बात नहीं कर रहा हूं। आप 2018 के एमओयू की बात बता दीजिए कि कौन सी बड़ी कंपनी, कौन सा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने क्रिएट करा है। और अगर मैं दूसरा विषय पूछूं जो इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, कितने स्थानीय लोगों को आपने रोजगार दिया? आपके चाहे 2018 का समिट हो, 2023 का समिट हो, कितने स्थानीय लोगों की बात कर रहा हूं मैं। उस स्थानीय लोगों को आपके राज्य सरकार ने उन प्रतिष्ठानों में जहां पर आपके इतना एमओयू साइन करने के बाद धरातल में उतरा है, आपने रोजगार दिया। आप उसका आंकड़ा प्रस्तुत कर देते। यदि राज्य सरकार ये आंकड़ा प्रस्तुत कर दे तो कौन नहीं विश्वास करेगा। लेकिन यदि आप सिर्फ आंकड़ेबाजी में ही अपनी बात करेंगे और धरातल में कुछ नहीं दिखेगा, तो प्रश्न चाहे विपक्ष करे या कोई जनता करे, आपको वो सुनना पड़ेगा। और यही चिंता का विषय है। रही बात ऋण की, आय आप बता रहे हैं कि 2024-25 में बढ़ गई है प्रति व्यक्ति आय, चलिए मान भी लीजिए। लेकिन आप दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति ऋण जो है, जो बढ़ गया है, उसकी तरफ भी तो ध्यान दीजिए। लगातार और आय के स्रोत जस के तस हैं। मैं बिल्कुल चंद्रोला जी की बात करूंगा, जीएसटी में शायद हमारा बढ़ गया है, अदरवाइज बाकी कोई ऐसा दूसरा सेक्टर नहीं है जिसमें हमारा आय के स्रोत बढ़े हों। और ये तो सिर्फ जो जिसमें केंद्र का हमारा जो टैक्स होता है, उसमें जो हमें मिलता है, शेयरिंग मिलती है, उससे आय के स्रोत बढ़े। लेकिन जो ढांचा बनना है, जिसमें आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें आप सीधा रोजगार मिलेगा यहाँ के जनता को, ऐसा कोई भी काम आप बता दीजिए पिछले 10 साल में, तो हम भी सुनने को तैयार हैं। लेकिन सरकार ने आंकड़ा तो दिया था अभी कि पर्यटन की बात करें या खनन की बात करें, उसमें हमने पिछले सारे रिकॉर्ड जो है उनसे ऊपर पहुंचे। जब यही चीज है ना, आप अगर राज्य सरकार के आय के स्रोत के सबसे बड़े कारण आज की डेट में खनन है, और आपकी जो एक्साइज ड्यूटी है उससे है, और तीसरा पेट्रोल और डीजल से है। आप अभी तक हम लोग संस्थागत रूप में क्यों नहीं बढ़े हैं? 24 वर्ष को प्रदेश हो चुका है। मैं दोनों ही सरकारों को कटघरे में ले रहा हूं। हमारा कहना है कि आप भी आज भी अगर कांग्रेस है वो यही कहती है कि जो हमारे पंडित तिवारी जी के टाइम में जो शेड्यूल बना था, उसके बाद कोई दूसरा संस्थान, दूसरा कोई हम ऐसा उद्योग वाला बना ही नहीं पाए, तो ये कमियां किसकी हैं?
अगर उसको भी आप आगे बढ़ा देते, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि उस टाइम जितनी कंपनियां थी उससे आधी कंपनियां रह गई हैं, हम उन्हें रोक नहीं पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर ऐसी कमियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए सरकार में कोई भी रहे, काम उसको जनता के हित में ही करना है। और जनता का हित यह है कि सिर्फ यह है कि जितने ज्यादा रोजगार, जो यहाँ की मुख्य समस्या पलायन है ना, पलायन का सबसे मुख्य वजह है स्थानीय रूप से हमें रोजगार उत्पन्न ना कर पाना। ठीक है डॉक्टर अनिल जी, आपके पास आ रहा हूँ। प्रभा जी, उससे पहले आपसे एक सवाल है। एक सवाल ये भी उठा कि ठीक है, नई परियोजनाओं की आप बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मेट्रो की अगर बात करें तो इतना लंबा वक्त हो गया, वो कई तरीके से बदल गई, नियो मेट्रो तक में तब्दील हो गई, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। तो जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं पहले उनको कंप्लीट किया जाए, उसके बाद फिर नए पे बात करनी चाहिए। जी रवि जी, मैं इसमें एक चीज़ ये कहूँगी कि जो मेट्रो की ज़्यादा आवश्यकता होती है, देखो सबसे पहले अगर हम दिल्ली का ही ले लेते हैं कि जब वहाँ पे मेट्रो स्टार्ट हुई थी तो उसके पहले उससे कितना ज़्यादा उसमें देखा गया था कहाँ से रूट मैप तैयार किया जाएगा, कैसे होगा। तो अगर हम देहरादून क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो सड़कों का, अगर हम उत्तराखंड राज्य देखें जो 70-80% मैं ये कहूँगी कि एक किस्म से पहाड़ी राज्य है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब सरकार ने देखा तो हमें ये आवश्यकता पहले लगती है कि वहां पे रोड कनेक्टिविटी हो, क्योंकि जब वहां पे रोड कनेक्टिविटी होती है तो उसके साथ हमें स्वास्थ्य सुविधाएं भी वहां पे देनी पड़ती है जनता को। तो अगर हम मेट्रो के लिए एक पर्टिकुलर क्षेत्र ले लेंगे जहां पे पहले से ये सारी सुविधाएं हमारे पास मौजूद हैं, तो वो जो हमारे दूसरे हमने जनता से वादा किया हुआ था अपने मैनिफेस्टो में कि हम हर घर जल देंगे, हर घर हमारा बिजली का होगा, तो हमें पता है जो मूलभूत हमने सुविधाएं देनी थी पहले वो सारी हमने आज पूरी कर ली है। 95% आज बिजली देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, हमने पूरी कर ली है। और ये जो परियोजनाएं हम कह रही है तो ये तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड आज हो रहा है कि विश्व स्तर पर, या हम कहेंगे अगर हम देश के लेवल पर भी देखें तो एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड अपने में इतनी सारी सुविधाओं से लैस हो गया है कि आज इतने सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर लोकल लेवल पे मेरे भाई बात कर रहे थे कि यही कहा ना कि इन्वेस्टर आ रहे हैं, आपने अभी सबमिट कराया, 2018 में सबमिट हुआ, तो उसका फायदा क्या हुआ ये कह रहे, तो आप फायदा बता दीजिए विपक्ष को कि क्या फायदा हुआ इसका। देखिए जो हमारे इन्वेस्टर्स आए हैं अभी मैं आपको ये बता देती हूँ, जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं, अगर हम लोकल लेवल पे छोटे छोटे ब्रांड्स की बात करते हैं, चले हम अगर उत्तराखंड में देखें तो पहाड़ी राज्यों की ज्यादा बात करते हैं, तो अभी जो हमारा वहां से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, चाहे वो हम कहें कि हाउस ऑफ हिमालय, जो जगह जगह आप जाएंगे, आप बड़े बड़े होटल से आज आप देख लीजिए, उन सब में आपको ये ब्रांड्स मिल जाएंगे। खाने पीने की जितनी हमारी चीजें बन रही है पहाड़ों में, उनको एक लॉन्च हो गया है वो, तो वो सारी चीजें कैसे बन रही है, तो उन सब के लिए हमने प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आप वहां पर जाइए और अब आप इनको जब ऑनलाइन इनको सर्च करते हैं तो वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये हमने क्षेत्रीय जो लोग हैं उनको देखकर ये चीजें बनाई हैं, क्योंकि जब हम थोड़ा सा उधम सिंह नगर और नैनीताल और हरिद्वार इस तरफ की क्षेत्रों में चले जाते हैं तो वहां पे आपके सिडकुल में, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा है जहां नई नई कंपनियां भी आ रही हैं, वो अपनी अपनी इंडस्ट्रीज लॉन्च कर रही हैं, तो अब ये मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनता जा रहा है देहरादून, या हम कहेंगे उत्तराखंड। तो हमें दोनों चीजों को बैलेंस करना है, जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं और जो हमारा ये शहरी क्षेत्र है जहां पे ऑलरेडी हम कहेंगे काफी अच्छी सुविधाएं हैं, तो दोनों को बैलेंस करने में अगर ये लगता है कि पहले कनेक्टिविटी को हम 100% कर दें, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये स्थापना दिवस था तब उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऐसा गांव होगा जहां पे 50 लोग भी रहते होंगे तो वहां पर भी हमारा ये है कि हम 1 साल के अंदर वहां तक सड़क पहुंचा देंगे। और जो ये होम स्टे वाली बात भी थी कि अगर किसी गांव में 50 घर ऐसे हो जाएंगे जो होम स्टे में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए सबसे बड़ा कारगर माध्यम होगा, तो वहां पे सड़क और बिजली और ये सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। अच्छा दीपा राव जी, शॉर्ट में फिर मैं अनिल जी बजा। रवि जी, एक योजना का नाम भारतीय जनता पार्टी उस योजना का नाम नहीं लेती है, क्योंकि उसका जितना लाभ उन्होंने चुनाव में उठाना तो उठा लिया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2020-21 2022 के इलेक्शन से पहले आप देखिए 1 करोड़ लोगों को इन्होंने रोजगार देने की बात करी थी, स्किल डेवलपमेंट की बात करी थी, रातों रात लोगों के सेंटर खुल गए थे, कंप्यूटर खुल गए थे। आज वो कहां है? कितने लोगों को प्रधानमंत्री कल्याण विकास योजना में आपने स्किल करा? स्किल, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ये शब्द ही प्रधानमंत्री जी ने उस योजना में दिए थे। कितने लोगों को आपने स्किल करा, कितनों को आपने सेमी स्किल करा, किसको ये डिटेल तो दीजिए ना। अच्छा ठीक है, ये इस योजना का नाम, इस योजना की बात भारतीय जनता पार्टी न स्वयं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी करते हैं, न स्वयं प्रधान या राष्ट्र हमारे राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, या इनका कोई नेता करता है। लेकिन जिस समय ये योजना आई थी उस समय इनके सारे प्रवक्ता, सारे नेतागण इस योजना के गुणगान कर रहे थे, लेकिन आज तक उसका डाटा न राज्य के पास उपलब्ध है न देश के पास उपलब्ध है कि कितने लोगों को उन्होंने उस योजना के अंतर्गत
लाभ पहुंचाया। देखिए, जो प्रधानमंत्री ये कौशल कौशल योजना की विकास आप योजना की बात बात कर कर रहा रहे हूं मैं। हैं, इसके तहत बहुत सारे युवाओं ने काम किया। और बहुत अगर सारे आप कितने? ऑनलाइन तो ऑनलाइन आप आप जाइए बात ना, करिए, बात- आप जब ये आप सत्ता देखिए में कि हैं। जो नहीं, और वो प्रधानमंत्री सारे की क्या होते हैं? सेंटर की योजनाएं थी, आप ये अरे देख बहुत लीजिए। सारे नहीं होता उसके है। बाद आज जो दूसरी हमने चीज पर चर्चा करें, जिस दिन की कौशल वो विकास पर स्टार्टअप चर्चा करेंगे योजना उस थी, दिन स्टार्टअप आंकड़े के ले तहत आएंगे। आप योजना देखिए ना ठीक है, बात कि तो वही हुई ना। उत्तराखंड में जो हमारा हब बना है, अगर हम कंप्यूटर के सेक्टर में चले जाए, इंफॉर्मेशन के अरे सेक्टर में आप चले डाटा जाए, लाइए तो ना। वो भट जी, तो आ रहा हूं आपके हमारे पास। एक मिनट ऑनलाइन डॉक्टर आप नील जी जाइए को ना। जा रहा अब हूं। हम एक यहाँ पर सेकंड, आपको थोड़ी डॉक्टर नील जी, डाटा दो दे चीजें देंगे। हैं। नाम तक नहीं नहीं, लेते आप हम। देखिए, एक सेकंड वो तो आईटीआई सेक्टर में आएगा ना। जो हमारा आज का कहाँ से आईटीआई में आएंगे? हमारे युवा है, वो अरे जो हमारे गाँव- प्रशिक्षण ले पहाड़ के रहे लोगों को तो हैं, जो रोजगार कंप्यूटर से मिल में रहा है। काम कर रहे अगर हैं, हमारे या पहाड़ के किसी लोग तरह के हम ये unskilled कहें कि level पे कोई हैं, अलग उनको टाइप skill की करना वही तो इलेक्ट्रीशियन है। है, प्लम्बर है, अरे जो इस पहाड़ी क्षेत्र में प्रदेश जा है रहे मैडम। हैं, तो वो मैं लोग यही तो इसमें कहना सीख चाह रहा रहे हूं, हैं ना, हमारे पिछले युवा। 5 वर्षों तो में कितने आप लोग पहाड़ियों को, सारा जो कितने डाटा मूल है, निवासियों जब को आप आपने देखते skill हो करा, ऑनलाइन, आप इसका तो लोगों आंकड़ा से प्रस्तुत करिए पूछिए ना, राज्य अच्छा, ठीक है, हमने ठीक है। कहाँ अच्छा, एक पर सेकंड, ये एक काम किया है। ठीक क्या है, गलत? ठीक है। यही तुम पूछ रहे हैं। डॉक्टर कौशल नील जी के योजना पास तो जा रहा हूँ। पूरे एक मिनट राज्यों प्रभा जी, की है, इट्स एक नॉट मिनट। फॉर उस योजना का नाम ही नहीं लेते ये। डॉक्टर नील जी, दो चीजें सामने निकल कर आई। दो चीजें एक सेकंड मैडम, सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाला एक उसी सेकंड, योजना में हो रखा है। रावत जी, एक मिनट। कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं करते हैं। बजट नहीं आया था, वो बच्चों को ये कहा था, जो उसमें तो उसका सेंटर खोलेगा, कितना बजट वो खर्च करा अरे ठीक है। आपने? अच्छा प्रभा जी, आप लोग बने हैं? ठीक है, नहीं प्रभा जी, ठीक है, अगर आप बोल ही रहे हैं, एक मिनट रावत जी, तो ठीक है प्रभा जी, आंकड़ा दे दीजिए फिर। प्रभा जी, आगे आंकड़ा दे revision दीजिए, या मैं आगे बढ़ूं। आप आंकड़ा, कितने लोगों को रोजगार मिला कौशल विकास, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास, आपके पास आंकड़ा है अभी? नहीं है ना, मैं इसलिए डॉक्टर नील जी के पास जा रहा हूं। आप पे अभी आंकड़ा नहीं है कितने लोगों को रोजगार मिला। मैंने इसलिए कहा जब इस पर चर्चा करें तब आंकड़ा ले आएंगे आप। डॉक्टर अनिल जी, मैं कह रहा था कि दो चीजें हुई, दो समिट हुए, एक 23 में और एक 18 में उत्तराखंड में। विपक्ष कहता है इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। हम वाकई में अगर इसको देखें तो कितना, अगर 23 वाले की बात तो ठीक है, ग्राउंडिंग होगी, अभी इसमें वक्त लगेगा, लेकिन 18 में भी हुआ था। तो विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है, इसे कैसे समझा जा सकता है? रवि जी देखिए, जो इन्वेस्टर समिट हुआ था वो उस समय भी ये कहा गया था कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें से कुछ हमको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तो हमको कुछ इन्वेस्टमेंट दिखता है। जैसे आपके बहुत बड़े जो होटल्स हैं वो बन रहे हैं, और इस तरीके के कुछ इंडस्ट्रीज़ भी, शायद फार्मास्यूटिकल की कुछ इंडस्ट्रीज़ भी हमारे यहाँ आई हैं, लेकिन और कितनी आई हैं इसकी मेरे को जानकारी नहीं, भाजपा वालों को शायद इसकी जानकारी होगी, क्योंकि 2023 वाला तो अभी नया है तो उसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 2018 में उस समय बहुत सारे एमओयू हुए थे, और तमाम जो टेक कंपनियां थी हमारे यहाँ, आईटी की कंपनियां थी, उनसे भी हमारे करार हुए थे। उनमें से कितने उतरे हैं मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो उसमें से आधे भी उतर पाते ना, वो बहुत बड़ा एक नंबर था। अगर वो उसके आधे भी उतार पाते और उनका फ़ायदा स्टेट को मिलता, तो एक तो जो एम्प्लॉयमेंट है हमारे बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार भी मिलता और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता उससे। लेकिन अब वो कितने हुए हैं मुझे उसकी जानकारी अच्छा, नहीं। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि हम लंबे समय से, क्योंकि आपने तो खुद उन खबरों को बहुत करीब से देखा, जो एलिवेटेड रोड की बात आ रही है, रिस्पना नदी के ऊपर से एलिवेटेड रोड जाएगी, उसके आसपास जो है कॉलोनियाँ डेवलप होंगी, उसको ग्रीन थीम पर बनाया जाएगा, ये तमाम तरीके की बातें आई। सिंचाई विभाग शायद इस पर सर्वे भी कर रहा था उस वक्त, बिंदाल के लिए भी यही बात आई। ये कहाँ तक पहुंचे हम, कितना वक्त हो गया इस चीज़ को लेकर, और फिर उसी पर वही बातें आज हो रही हैं? जहाँ तक मुझे ध्यान है वो ना हरीश रावत जी जब सीएम थे तब ये हुआ था, तब मीनाक्षी सुंदरम साहब उसके वीसी होते थे एमडीडीए के, तब ये साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर ये प्रोजेक्ट बना था। ये हुआ था कि इसके किनारे वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, आपका सड़कें बनाई जाएगी जहाँ पे कि आप मॉर्निंग वॉक कर सकेंगे। और उस समय हरीश रावत जी ने ऐसा भी कुछ कहा था कि आप रिस्पना बिंदाल के किनारे जब घूमने जाएंगे तो सुबह आप नाश्ता वहीं से करेंगे, इस तरह का कुछ बढ़िया सा बनाएंगे। जी। बाद में वो क्या हुआ, वो शायद उस पर, क्योंकि एक वो सिंचाई विभाग के साथ एक जब इस समय इस पे काम हुआ तो बाद में इस पे रोक लग गई। लेकिन उसके बाद फिर एमडीडीए ने एक और प्लान बनाया था, वो कम लोगों को पता होगा। एमडीडीए ने कहा था कि जो रिस्पना और बिंदाल है उस पे हम जो है सोलर पैनल लगाएंगे, बिजली बनाएंगे। वो भी एक प्रोजेक्ट बनाया था, बाद में वो भी जो है ठंडे बस्ते में चले गया। अब फिर ये एलिवेटेड रोड दोबारा से आ गई, क्योंकि शहर में जरूरत भी है देखिए इसकी, तो इसलिए शायद ये दोबारा से आया है। और साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पे ना आप देखेंगे अगर, तो ये जो हरिद्वार बाईपास है आपका, इस पे कुछ जगह पे काम हुआ है जिसपे कि दोनों तरफ नदियों को चैनलाइज किया गया है और उसके किनारे सड़क बनाई गई है। लेकिन वो सिर्फ बहुत छोटे से इलाके में हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। उस समय भी ये आरोप लगे थे कि जो ये परियोजना है वो इसलिए बनाई जा रही है ताकि नदी किनारे की जमीन को प्लेन करके उसको खुर्द-बुर्द किया जा सके, इस तरह के आरोप लगे थे। बाद में वो जो है परियोजना आगे बढ़ नहीं पाई थी। और आज फिर से उन्हीं चीजों का जिक्र भी हो रहा है। शांति प्रसाद भट्ट जी, कितनी उम्मीदें की जाए? जी कैतुरा जी, अभी दो परियोजनाओं की यहाँ पर बात हुई, एक तो ऑल वेदर रोड की और एक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। ये दोनों परियोजनाएं
कांग्रेस की ही विचारधारा की परियोजनाएं थी और हमने तब इस रोड का नाम दिया था चार धाम सुधार मार्ग परियोजना और इसका लोकार्पण हरीश रावत जी ने किया था। मैं उस लोकार्पण कार्यक्रम में था। और जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का लोकार्पण है वो तत्कालीन यूपीए की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और रेल मंत्री जी करके गए थे। अब ये सरकारों की जिम्मेदारी, जो सरकारें आती है वो काम को आगे बढ़ाती हैं, अच्छी बात है, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से पूर्ण हो। इसके अलावा जो मैंने अभी टिहरी की बातें कही है, टिहरी के विकास में जो अब ये मेरी बहन बातें कर रही थी सड़कों की, अब जो हम एक सड़क लेकर आए थे मेरा गांव मेरी सड़क योजना के नाम से हरीश रावत जी की गवर्नमेंट में, हमने जिन गांव को सड़कों से, चाहे वो 1 किलोमीटर की थी, जो छोटी छोटी सड़कें थी, 2 किलोमीटर की थी, जो लिंक मार्केट थे, आज स्थिति यह है कैंतुरा साहब कि उन सड़कों में न तो कोई डामरीकरण हो रहा है इतने सालों बाद भी, न कोई झाड़ी कटान हो रहा है, बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई है। ये सरकार उन 1-1, 2-2 किलोमीटर की सड़कों की झाड़ियां तक नहीं काट पा रही है, उनका सुधार तक नहीं कर पा रही है, उनका डामर तक ठीक नहीं कर पा रही है, उनके जो डेंजर पॉइंट है उनको ठीक नहीं कर पा रही है और बड़ी बड़ी हवाई बातें कर रही हैं। तो ये जो छोटे छोटे काम है, मैं अपनी बहन से पूछ रहा हूं कि आपके 8 सांसद है ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये गांव गोद ले लेंगे, उन्होंने जो गांव गोद लिए थे उन गांव के क्या हाल है? क्या उनमें विकासात्मक सुविधाएं हुई है या नहीं हुई है? उनके बुरे हाल है, उनको कोई रिपोर्ट नहीं करता, कोई पूछने वाला नहीं है, इनके मंत्रीगण मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो बड़ा अजीब सा माहौल है। लेकिन बहरहाल विकास के रचनात्मक कार्यों में कांग्रेस पार्टी का हमेशा सहयोगात्मक रुख रहा है और हम विकास के जो भी काम करें, चाहे वो कोई भी करे, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरी ये इल्तिजा है कि टिहरी बांध परियोजना से देश को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, बिजली, पानी, सिंचाई परियोजना में, रोजगार में बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन जिन लोगों ने इस परियोजना के लिए अपने खेत खलिहान दिए, अब जरा उनकी तरफ भी सोच लीजिए। पिछली सरकारों ने जो किया वो अच्छा किया, आपकी सरकार है, आप जो पुनर्वास पॉलिसी है उसमें एक क्लॉज है कि प्रतिवर्ष इस पॉलिसी को आप रिव्यू करेंगे। अब कई सालों से ये पॉलिसी रिव्यू नहीं हुई है। यहाँ के जो पात्र विस्थापित जिन्हें होना है उनको आप पूर्ण विस्थापन का दर्जा नहीं दे रहे हैं, वो पूर्ण विस्थापित ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे, और आपने कहा कि अगर इस चर्चा में बात आ रही है तो ये बात ध्यान देना आगे भी जानी चाहिए और सो होनी चाहिए, उस पर बात भी होनी चाहिए ताकि ध्यान दिया जा सके। प्रभा जी, शॉर्ट में आपका फाइनल कमेंट। देखिए रवि जी, मैं तो ये कहूंगी कि कांग्रेस की विचारधारा तो खैर उनके मन में ही रह जाती है कि हम ये करेंगे, वो शिलान्यास तक ही खत्म हो जाती है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाती है। अब उसका कारण क्या है वो तो हमें नहीं पता है, वो तो जनता शायद इनको बता देती है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जितनी भी परियोजनाएं लॉन्च होती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हो या धामी जी का नेतृत्व हो, हमारा एक ही संकल्प रहता है कि संकल्प का कोई, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है और हम विकास भी करेंगे उत्तराखंड में, अपनी विरासत को भी बचाएंगे और जिस परियोजना का हम शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे, ताकि हम बाद में ये ना कहें कि ये तो हमारा विचार था, ये हमारी हम चाहते थे, ये हम जो कहते हैं उसको धरातल पर उतार कर ही जाएंगे और उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाएंगे। ठीक है, और हम इंतजार करेंगे कि जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं कब तक वो धरातल पर उतरती है। वक्त इतना ही है। प्रभा जी आपका बहुत शुक्रिया, दीपक रावत जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया और शांति प्रसाद भट्ट जी कांग्रेस से हमारे साथ वर्चुअल जुड़े थे। भट्ट जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ये कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो विशेष लगाव के चलते उत्तराखंड को बहुत सारी सौगातें मिलती हैं। वो सौगातें क्या क्या थी उस पर हमने चर्चा किया कि ये कुछ बदलने वाला, हरी झंडी इन तमाम चीज़ों को मिल सकती है, उससे निश्चित तौर पर प्रदेश को फायदा होगा। लेकिन चीज़ें धरातल पर जितनी जल्दी आ जाए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज भी कई परियोजनाएं ऐसी हैं जो अधर में लटकी हुई हैं और उस पर आज भी इंतजार ही बाकी है। क्वेश्चन आवर में अभी के लिए इतना ही।